जय हिंद मित्रों, मेरा नाम है अरुण सिंह तंवर और आप मुझे डिफेंस उस्ताद के नाम से जानते हैं। आज हम इस लेक्चर को कंडक्ट करने जा रहे हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 के पेपर 2 के डिस्क्रिप्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पेपर 1 की सारी बुक लिस्ट के साथ साथ स्टडी के जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं और सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। वो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो पेपर 2 पे रहे। देखो, पेपर 1 जो हमारा रहता है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स टैकल कर लेते हैं क्योंकि ये सीडीएस के जैसा ही रहता है। सीडीएस का काफी सारा जो कंपोनेंट आता है हमारा वो पेपर 1 जैसा ही आता है ना। आप जीके का पूरा कंपोनेंट ले लीजिए, आप क्वांट का पूरा कंपोनेंट ले लीजिए, ये दोनों मिला के आपका सीडीएस के जैसा ही आ जाता है क्योंकि पूरा सीडीएस वाला ही सिलेबस है। लेकिन सीएपीएफ में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो जो बंदे सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जी पेपर 1 को आराम से टैकल कर लेते हैं। दिक्कत आती है पेपर 2 के लिए, क्योंकि पेपर 2 में हमको सिलेबस पता है, चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नॉलेज के या कंटेंट के मामले में नहीं होती, चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है करने के मामले में। देखो भाई, मैं पहले आप लोगों को पेपर 1 के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, तो पेपर 2 के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये पेपर 1 से कैसे डिफरेंट है और ये ओवरऑल सीडीएस या बाकी किसी एग्जाम से डिफरेंट कैसे आ जाता है। ठीक है, इससे पहले प्लीज डू लाइक, शेयर द एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, चलो भाई, पेपर 2 के एग्जाम पैटर्न की हम बात करें। इस पेपर का नाम है जनरल स्टडीज ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब इसका नाम जनरल स्टडीज ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन इसको सिर्फ ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन वाला मत मानना। ये जो पेपर है इसमें जीके का कंटेंट भी आता है, यानी कि जनरल नॉलेज का कंटेंट भी आता है और उसके साथ साथ इंग्लिश का जो कंटेंट है वो भी आता है। मतलब इस पेपर में एक्सेल करने के लिए आपको जीके और इंग्लिश दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाते हैं जो कि इसको आगे फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्या क्या रहेगा वो सब मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं 6 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन देख के खुश लगा, कुछ मत होना कि भाई सिर्फ 6 ही क्वेश्चंस आते हैं। नहीं भाई, सिर्फ 6 क्वेश्चंस के सब डिवीजन और सब पार्ट बहुत ज्यादा आ जाते हैं जो कि इसको बहुत लेंदी बना के रख देते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन रहती है आपकी 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे। तो ये ड्यूरेशन देख के आइडिया लग रहा होगा ना कि पेपर कितना ज्यादा लेंदी है। अभी एकदम से लगा होगा कि भाई 6 क्वेश्चंस हैं, कितना आराम से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं, ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे की आ जाती है। ठीक है, 3 घंटे मतलब यूपीएससी आपसे काफी कुछ एक्सपेक्ट करता है। टोटल मार्क्स इसके रहते हैं 250। यहाँ पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर होता है ये आपका पूरा रिटन होता है। रिटन का मतलब है ये होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको डिस्क्राइब करके लिखना पड़ता है ना। आपको चीजों को सब्जेक्टिव वे में लिखना पड़ता है, जैसे हम स्कूल के टाइम पे लिखा करते थे। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं होता। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझ लेनी है। मार्क्स पर क्वेश्चन वेरी करते हैं, हर क्वेश्चन के बेसिस पे मार्क्स जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट आ जाना। फर्दर ये तो एक बेसिक सा पैटर्न था कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर में होता क्या है। अब आगे बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, है ना, यानी कि निबंध लिखना होता है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग आती है फॉर एंड अगेंस्ट में, रिपोर्ट लिखना होता है, प्रेसी को आपको शॉर्ट करके लिखना होता है, यहाँ पर आपका पैसेज यानी कि कॉम्प्रिहेंशन आता है और ग्रामर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये टोटल मिला के आपके 6 क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। यही पैटर्न है जो आपका फॉलो होता हुआ आया है पिछले कुछ सालों से। इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इट इज सफाइस टू से, है ना, कि भाई इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और हम हार्डकोर तरीके से अगर इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब देखो भाई, मैं दोबारा से कट ऑफ वाली बात करूंगा। कल वाले लेक्चर में हमने पेपर 1 के कट ऑफ की बात की थी, लेकिन हम यहाँ पेपर 2 के कट ऑफ की बात करेंगे। अगर आप रिटन स्टेज को कंसिडर कर लीजिए, है ना, यानी कि 450 में से बंदे के मार्क्स आए हैं, जनरल वाले बंदे के 220, 450 में से 220 मार्क्स उसके आए हैं, 135 मार्क्स आपने समझ लीजिए उसके पेपर 1 में आ रहे हैं। तो 135 मार्क्स अगर उसके पेपर 1 में आ रहे हैं तो फिर पेपर 2 में उसके कितने मार्क्स स्कोर हुए हैं? समवेयर अराउंड 80 to 100, है ना। 80 to 100 मार्क्स यहाँ पर आए हैं। अगर आप 2023 को देखोगे तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो आ रखा है कि पेपर 1 में बंदे के आए हैं 118 और ओवरऑल जो आपके आए हैं रिटन स्टेज को टोटल कंप्लीट काउंट कर लिया जाए पेपर 1 और पेपर 2 को, तो वो 196 आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी आपके जो मार्क्स हैं वो 70 से लेके 80 या 90 के बीच में आ रखे।
मतलब कि एक आपका टारगेट आपको मिल गया है कि भाई यहाँ पर आपको मिनिमम 70 80 90 मार्क्स तो जो स्कोर करने ही है। आपको कोशिश तो वैसे 100 के बियॉन्ड करनी ही करनी है, लेकिन इतने मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने हैं ताकि आप मेरिट में आ पाओ। पहली चीज ये आ जाती है। अब उसके बाद में हमें ये भी देखना है कि भाई यहाँ पर मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ कितना है। तो देखो भाई, बाकी सारी की सारी कैटेगरी को छोड़ के, मतलब इन सारी कैटेगरीज को देखा जाए एक्सेप्ट द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को आपका सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए होते, यानी कि ओवरऑल पेपर के 15%। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं ना, बाकी को चाहिए होते हैं 50 मार्क्स। मिनिमम आपको 50 मार्क्स पेपर 2 में लाने ही लाने हैं, जो कि आपका टोटल 25% हो जाता है। मतलब इतना आपको करना ही करना है। देखो, दो रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। पहली सरकार की तरफ से कि भाई 25% आपको, यानी कि 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं, है ना। तो सिर्फ लेकिन 50 मार्क्स लाने से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर रहा है। हमें लेकिन किस पे ध्यान देना है? हमें देना है मेरिट में आने के लिए। और मेरिट में आने के लिए आपको एटलीस्ट 70 to 90 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं स्कोर करना पड़ेगा, जो कि हर साल डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वेरी करता रहता है। इसको आप 100 या 20 या 150 तक टारगेट करके ले जा सकते हैं। उतने मार्क्स अगर आपने कर लिए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, एक एक एलिमेंट की बात कर लेते हैं अब पर्टिकुलरली कि भाई अलग अलग क्वेश्चंस में क्या क्या कंटेंट पूछा जाता है और एग्जैक्टली आपसे क्या रिक्वायरमेंट होती है यूपीएससी। ठीक है, सीधी सी बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। देखो भाई, पहली बात तो ये कि हमारा जो पहला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आ जाता है ऐसे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निबंध। ठीक है, अ टोटल ऑफ आपको 6 एसेज दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ABCDEF, टोटल 6 ऐसे दे रखे हैं। क्वेश्चन हमारा आ रहा है, राइट एसेज ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच। यानी कि अभी दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जा रही है। पहली बात तो ये कि हमें ऐसे लिखना है, वो तो सबको अंडरस्टूड है, लेकिन उसके साथ साथ एनी 4 लिखा हुआ है। कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, नहीं पता होता या फिर ध्यान नहीं देते हैं, और आपके 6 के 6 एसेज करके चले आते हैं। पहली बात तो 6 एसेज के लिए आपके पास वहाँ स्पेस ही नहीं होगा। आप 6 एसेज करोगे कैसे, है ना। तो कई बार बंदे क्या होते हैं कि ऑर्डर के पास चलते हैं, ABCD करके वो करने लग जाते हैं, और ई और एच पे पहुंच के उनको पता चलता है कि भाई यहाँ तो आंसर कॉपी में स्पेस ही नहीं है, अब हम लिखें कैसे, है ना। जबकि ई और एफ वाले जो उनके ऐसे होते हैं वो उनको अच्छे तरीके से आते थे, बी और डी वाला ऐसे इतने अच्छे से नहीं आता था उसको, बस वो ऐसे ही करके आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है जो कई सारे बच्चे करके आते। तो पहले तो ये समझना है कि भाई आपको इसमें से 4 एसेज करने हैं आउट ऑफ 6। आपके ऊपर है कि आप इसमें से किसी भी पर्टिकुलर ऐसे को पिक कर लीजिए, है ना। ऐसे यहाँ पर जो आते हैं वो अलग अलग टॉपिक से पूछा जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, है ना। डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक्स प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आ जाता है। इसमें नेशनल का भी टच आ जाता है ना। तो ये मल्टीपल टॉपिक्स जो हमारी करंट अफेयर्स के हैं, ये हमें लगातार करने पड़ते हैं। हम अपने बैचेस में भी यही करते हैं। बैच में क्या होता है कि जब हमारी क्लासेस होती हैं तो रेगुलरली बच्चों को दिए जाते हैं असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स में क्या दिया जाता है, कुछ हम पर्टिकुलर टॉपिक्स दे देते हैं। इन टॉपिक्स के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि देखो भाई, ये टॉपिक है आपका, इस टॉपिक की हेडिंग कुछ ऐसी रहेगी, इस टॉपिक के अंदर कंटेंट को हमें कैसे लिखना है, और फिर असाइनमेंट दे दिए जाते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, उसको 2 4 दिन में, हफ्ते भर के अंदर में कंप्लीट करके लेके आते हैं, सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के बाद में फिर हम लोग उनका करते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है, क्लास लाइव होती है और लाइव क्लास में बच्चे को सामने बिठा बिठा के हम लाइन बाय लाइन उसके ऊपर करते हैं डिस्कशन कि भाई तुमने ये लाइन लिखी है तो उसका क्या मतलब है, ये कोट तुमने लिखा है तो क्या मतलब है, ये पैराग्राफ तुमने छोटा लिखा है तो क्यों लिखा है, बड़ा लिखा है तो क्यों लिखा है। एक एक चीज पे डिस्कशन होता है ताकि बच्चा अगली बार उसमें इंप्रूवमेंट ला सके अगर वो करना चाहता है तो, है ना। उसी तरीके से अगर आप दूसरे टॉपिक को देखेंगे तो ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, यहाँ पर आपका इंटरनेशनल प्लस नेशनल वाला टॉपिक आ जाता है। ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, ये भाई हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया, है ना। ये मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया भाई, वेल नोन टॉपिक है काफी ज्यादा। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये ज्योग्राफी से आ जाता है। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक है। इंग्लिश इन इंडिया डिवाइंस ऑफ वेरिएंस, ये भाई हमारा एक सोशल टॉपिक आ जाता है ना। ये भाई हमारा सोसाइटी से रिलेटेड सोशल टॉपिक है। एंड द ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी हमारा कंटेम्परेरी वाला टॉपिक आ जाता है। ठीक है, मतलब कि टॉपिक्स जो है वो आपके करंट अफेयर से उठ के आते हैं। टॉपिक्स करंट अफेयर से आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाएगा, हो सकता है और पुराना टॉपिक आपका आ जाए,
डिफेंस से रिलेटेड आ जाएगा, सोसाइटी से रिलेटेड आ जाएगा, नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड आ जाएगा, प्रोग्राम से रिलेटेड आ जाएगा। ये टॉपिक्स काफी ज्यादा वेल नोन है। आप प्रीवियस अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने ऐसे पर्टिकुलर वीडियोस डाले हैं जिनमें इन टॉपिक्स के बारे में भी बताया है सीएपीएफ एसी 2024 की। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई, 4 टॉपिक करने होते हैं। अब इसमें एक और चीज आप लोगों को समझना जरूरी है, वो ये समझना जरूरी है कि ऐसे पूरे के पूरे पेपर 2 में एकमात्र ऐसा टॉपिक आता है जिसमें आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इसमें आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये जो चॉइस होती है ये मेरे ख्याल से जब फॉर्म भरा जाता है उसी टाइम पे आपको एक्सरसाइज करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर ऐसे की बात आ जाती है डिटेल में। ऐसे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ऐसे का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए, है ना। ऐसे में वर्ड लिमिट के हिसाब से हमें कंटेंट कैसे लिखना होता है वो भी, ये सब मैं पर्टिकुलर वीडियोस लेके आऊंगा, एसेस को लेके, रिपोर्ट को लेके, आर्गुमेंट को लेके मैं उसमें एक्सप्लेन करूँ, है ना। तो भाई 4 एसेस लिखने होते हैं और इनकी आपकी वर्ड लिमिट होती है 300। अब ये 300 की वर्ड लिमिट कैसे डिटरमाइन करनी होती है ये तरीका मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा कि पर लाइन के बेसिस पे आपको कैसे करना हो। तो मतलब इसमें इंटेंस प्रैक्टिस लगती है। ऐसा नहीं कि भाई आप महीने 2 महीने पहले आप खड़े हुए और आपने बोला चलो भाई सीएपीएफ की हम तैयारी करेंगे और ऐसे लिखना आपने स्टार्ट कर दिया। नहीं, बहुत टाइम चाहिए होता है। एक एक ऐसे में जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो एक एक ऐसे में हमें 30 से लेके 45 मिनट्स लग जाते हैं इन द बिगिनिंग, या फिर कई बार बनने के 1.5 घंटा भी लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है ना ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, तो ये 30 से 45 मिनट का जो टाइम है इसको बंदे 15 से 16 मिनट के अंदर ले आते हैं, क्योंकि पेपर की रिक्वायरमेंट भी इतनी होती है, इतने टाइम में आपको करना पड़ता है। 15 से 16 मिनट में अगर आप एक ऐसे कर रहे हैं तो टोटल आपको 1 घंटा जो है वो लग जाएगा पूरे चारों एसेस करने में, है ना। मैं टाइम का डिवीजन भी आपको साथ ही साथ बताता जाऊँ। अगर आपने एक पर्टिकुलर जो ऐसे में टाइम दिया है 15 से 16 मिनट, तो पूरा 4 एसेस करने में आपको 1 घंटा लग जाए। अब यहाँ पर आपको प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करनी होती है, आपको ये भी देखना होता है कि भाई मुझे ऐसे कौन सी प्रायोरिटी में करना है। तो ये सबसे पहले 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग डिसाइड कर लीजिए। हमारे सामने जब भी टॉपिक्स आते हैं हमें पता चल जाता है कौन सा हमारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा हमारा टॉपिक वीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर क्या किया, आपने ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल है उसको पिक कर लिया कि ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो आपने पिक कर लिया। ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपने वो पिक कर लिया। और डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस है, ये 4 टॉपिक आपने पिक कर लिए। अब आप इनको ACDF के ऑर्डर में लिख दीजिए। पहले ए लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर डी लिख दिया, फिर एफ लिख दिया। इस तरीके से आप इनको आंसर कॉपी में मार्क कर सकते हो, यानी कि आपने प्रायोरिटी ऑलरेडी डिसाइड कर ली है। ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, बस फिर आपको उसको एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो था भाई हमारे ऐसे यानी कि निबंध का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में आपको वाद विवाद करना होता है। इन तरीके से देखा जाए तो मतलब कि आपको कुछ तो आर्ग्यूमेंट फोर में देने हैं, यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के सपोर्ट में देना है, और कुछ आर्ग्यूमेंट आपको उसी के अगेंस्ट में भी देने होते हैं। जैसे कि इसमें बताया है ना, राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टोटल 2 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास में, ए एंड बी। एक क्वेश्चन आपका जो है 20, अच्छा मैं यहाँ पे आपको मार्क्स बताना भूल गया, हर ऐसे का मार्क्स आपको 20 मार्क्स का होता है। एक ऐसे का मार्क्स 20 मार्क्स का है, टोटल मिला के 80 मार्क्स के आपके 4 एसेस आ जाते हैं, 300 आउट ऑफ 80। यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि 30% के आसपास जो है वो ऐसे के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद में आर्ग्यूमेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो भाई 40 मार्क्स का कंटेंट यहाँ पर आ जाता है, 20 मार्क्स के और 20 मार्क्स इसके। ये प्योर इंग्लिश में लिखना होता है। ठीक है, वर्ड लिमिट एज सच इसकी नहीं होती, लेकिन आप समझ लीजिए कि वर्ड लिमिट आपकी 250 से लेके 300 के बीच में वर्ड लिमिट यहाँ पर भी दी जाती है तकरीबन, है ना। वो भी आपको करना होता है। तो क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, ये भी एक टॉपिक है। हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। ऐसे सॉरी आर्ग्यूमेंट्स में जनरली आपसे थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट पूछा जाता है, जो आपके विचारों को जागृत कर रहा है, अवेयरनेस लेके आ रहा है आपके दिमाग में, आपकी एथिक्स से रिलेटेड, आपकी मोरल वैल्यूज से रिलेटेड, आपके कन्विक्शन से रिलेटेड, आपके कंसाइंस से रिलेटेड चीजों को पूछा जाता है ना। क्लासिकल लिटरेचर के बारे में पूछा जा रहा है, हाउस वर्क इज अनपेड लेबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिंपली सी करना क्या होता है कि भाई एक हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इंट्रोडक्शन देने के बाद में कि भाई टॉपिक हमारा क्या है, उसके बाद में आप बोलते हैं कि भाई अब मैं आर्ग्यूमेंट जो हूँ हाउस वर्क इज अनपेड लेबर के 4 में दे रहा हूँ, सपोर्ट में दे रहा हूँ। फिर आपने पॉइंट ए लिखा है, छोटी सी हेडिंग दी, उसको 3-4 लाइन में एक्सप्लेन किया।
पॉइंट भी लिखा है, छोटी सी हेडिंग दी, 3-4 लाइन में एक्सप्लेन किया। ऐसे करके आप 4 से 5 छोटे छोटे पैराग्राफ जो है बुलेट पॉइंट पैराग्राफ टाइप में बना लेते हो। फिर वही चीज आप क्या करते हो, सपोर्ट में लिखते हो, सॉरी अगेंस्ट में लिखते हो। भाई अब अगेंस्ट में हमें ये नहीं करना होता कि जो हमने 4 में सेंटेंस दिए थे, जो हमने आर्ग्यूमेंट दिए थे, आपको बस उसको नॉट या फिर निगेटिव में करते जाना नहीं। अगेंस्ट में आपको टोटली नए आर्ग्यूमेंट जो रहते हैं वो देने पड़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई पहले हमने पॉजिटिव लिखा था अब उसी को हमने निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, नहीं, वो टोटली गलत हो जाएगा। इसको लेकर मैं वीडियो जो है ऑलरेडी कवर किया भी है और अभी नए पर्सपेक्टिव में दोबारा से नया वीडियो ला भी दूंगा, ठीक है। तो अगेंस्ट वाले भी फिर आप पॉइंट लिखते हैं सिमिलर फॉर्मेट में, ए करके उसकी हेडिंग दी, 3-4 लाइनें लिख दी इस तरीके से, और फिर लास्ट में आपने जो है वो कंक्लूजन लिख दी, ठीक है। छोटा सा कंक्लूजन होता है जो दोनों को समअप कर देता है। 40 मार्क्स आपके यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि एक आर्ग्यूमेंट को जो है वो लिखने में आपको 15 to 18 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हाफ एन आवर जो है वो आपका चला जाएगा आर्ग्यूमेंट्स के लिए। अब आपका 1 घंटा ऐसे तो चला गया, हाफ एन आवर यहाँ चला गया, मतलब आपके जो है 1.5 घंटा यहाँ पर आपका हो चुका है खत्म। 2 क्वेश्चंस आपने किए हैं, 1.5 घंटा आपका खत्म हो चुका है। अब आप आ रहे हैं रिपोर्ट्स की तरफ। अब रिपोर्ट्स में क्या करना होता है कि 200 वर्ड्स का यूज करते हुए आपको दो रिपोर्ट लिखनी है। यानी कि इस रिपोर्ट के लिए भी ये भी 10 मार्क्स की आ जाती है, और इस रिपोर्ट को देखेंगे तो ये भी 10 मार्क्स की ही आ जाती है। टोटल नंबर आपको 20 मिल जाते हैं, यानी कि दोनों के 20 मार्क्स मिल जाते हैं। 200 वर्ड्स आपको यहाँ लिखने हैं, 200 वर्ड्स आपको यहाँ लिखने होते हैं। रिपोर्ट का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जैसा कि भाई हम न्यूज़पेपर में रहते हैं। आपको यहाँ पर कोई नाम मेंशन नहीं करना होता अपना, कोई एड्रेस मेंशन नहीं करना होता। उसकी जगह आप XYZ या ABC करते हैं कि भाई ABC करस्पॉन्डेंट या ABC जगह वगैरह इस तरीके से यूज करते हैं ना। आपने कुछ यहाँ पर लिखा, इंट्रोडक्शन दिया रिपोर्ट के बारे में कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसकी बॉडी लिखी, उसका कंक्लूजन लिखा और यहाँ पर अपने साइन ऑफ कर दिए। जैसे पहला टॉपिक आ जाता है वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन, दूसरा आ जाता है रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स। इसको लिखने का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको न्यूज़पेपर्स रीडिंग जो है वो तगड़ी वाली करनी चाहिए। सीडीएस वालों को मैं मना करता हूँ कि भाई तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो वोकैब है, तुम्हारा जो बाकी सब है, वो करंट अफेयर्स से बाकी चीजों से डेवलप हो जाता है। लेकिन सीएपीएफ वाले, सिविल सर्विसेज वाले, इनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा कंटेंट जो है वो न्यूज़पेपर से ही आता है ना। ये आप सिलेबस में आप सोचेंगे कि भाई सिलेबस में कंटेंट यहाँ से वहां से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं होता है। ये मोस्टली हमारा न्यूज़पेपर के थ्रू ही आता है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज्यादा मस्ट है। न्यूज़पेपर से ही डेली आपको कंटेंट पिक करना होता है। मैं ये काम भी करवाऊंगा अपने बैचेस में कि भाई न्यूज़पेपर से कंटेंट जो है वो कैसे पिक किया जाता है। तो न्यूज़पेपर से आपको कंटेंट पिक करना है, यहाँ पर एडिटोरियल जो है वहां से कंटेंट पिक करना है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, उन आर्टिकल से भी हमें कंटेंट पिक करना होता है कि रिपोर्ट्स को लिखने का फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तरीका क्या होता है, कीवर्ड्स कैसे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट को आपके स्पेसिफिक 200 वर्ड्स में कैसे लिखना होता है। तो ये आपका रिपोर्ट आ जाती है, 10 मार्क्स ईच की होती है। आप यहाँ समझ लीजिए कि एक रिपोर्ट को लिखने में भी आपको कम से कम 10 से 12 मिनट्स ईच लग जाते हैं। यानी कि अगर आप 10 से 12 मिनट यहाँ लेते हैं तो 20 से 25 मिनट अब आपके जो है वो यहाँ पे भी चले गए। यानी कि अराउंड 2 घंटे का टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। 3 क्वेश्चंस आपके खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास बचता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में आपको क्या करना है कि 4th क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, और ये हमारा रहता है प्रेसी का। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक प्रेसी लिखना पड़ता है। आपको दिया गया है एक पैराग्राफ, है ना, एक पैराग्राफ दे रखा है। ये टोटल क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का है। करना क्या होता है कि इस पूरे पैराग्राफ को अब देखिए, यहाँ पर आपका पैसेज को देखिए, ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 आ जाता है, ये पैराग्राफ 3 है इसका, ये ओवरऑल इसका पैराग्राफ 4 आ जा रहा है, और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं 450 वर्ड्स, कि भाई 450 वर्ड्स का जो है ये हमारा पैसेज आ जाता है ना। शुरू में क्वेश्चंस को बंदा देखिएगा, बोलेगा कि भाई इसको 1/3 में लिखना है, यहाँ लिखा प्रेसी को आपको 1/3। तो भाई ना इसके जो क्या बोलते हैं वो कैसे काउंट करूंगा, मैं इसके वर्ड्स को कैसे काउंट करूंगा। तो भाई वर्ड्स को काउंट करने का भी पूरा सिस्टम है। सबसे पहली बात, 450 वर्ड्स आपके लास्ट में लिख रखे हैं। 450 वर्ड्स को अगर आप 1/3 में कीजिए तो भाई 450 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाता है, 31315 150 वर्ड्स, ठीक है। यानी कि 150 वर्ड्स जो है उसके अंदर आपको प्रेसी लिखना है। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछोगे कि 150 वर्ड्स में लिखना है तो एग्जामिनर क्या हर वर्ड को काउंट करेगा, तो देखो नहीं, एग्जामिनर हर वर्ड को काउंट नहीं करता। आपका फॉर्मेट
जो आपकी आंसर कॉपी होती है वो कुछ इस प्रकार से दे रखी होती है। कुछ इस तरह की आंसर शीट होती है, उसमें आपकी ऐसी लाइनिंग बनी रहती है यहाँ पर ऐसे, और हर में आपका ऐसे ब्लॉक्स बने रहते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, माई नेम इज अरुण फॉर एग्जाम्पल, है ना। या 4 लिख दिया, यहाँ पर 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मोस्टली 8 से 10 ब्लॉक्स का रहता है। तो इससे पता चलता है क्या कि भाई आपने कितने वर्ड्स लिखे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आके रुक गए, तो 4 8 ये हो गए आपके 12, ये हो गए 16 और ये हो गए 20। तो यहाँ पर अगर आप आके रुक गए तो मतलब 19 वर्ड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका सिनेरियो रहता है प्रेसी लिखने का। अब प्रेसी लिखने में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 150 वर्ड्स में लिखना पड़ता है ना। इसका सबसे सिंपल क्राइटेरिया क्या होता है कि आप डिवीजन ऑफ लेबर को फॉलो कीजिए। डिवीजन ऑफ लेबर में मतलब कि चीजों को सिंपलिस्टिक टास्क में तोड़ना होता है। जैसे हमारा एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को जो है आपने 1 2 3 4 5 6 लाइंस में अगर ये दे रखा है, तो इस 6 लाइन को आपको तकरीबन 2 लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है ना। ये आपने कर दिया। फिर आप इस पे आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइन आ जा रही है। 12 लाइन को आप 4 लाइंस में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। सिमिलरली आप इसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट कर दीजिए। हिंदी एंड जो है वो आप अपनी वर्ड लिमिट से पहले ही इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब देखो ये जो चीजें हैं ये आप सोचेंगे कि भाई हम खुद से कर लें, आप खुद से कर सकते, नो डाउट आप खुद से सीएपीएफ एसी की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन इनका जो एवेल्युएशन होता है कि भाई हमने एग्जैक्टली गलत क्या किया है, हमने एग्जैक्टली क्या सही किया है, जो हमें आगे भी करते जाना है, तो उस चीज के लिए आपको किसी की मेंटरशिप लेनी पड़ी और लेनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम साल में एक बार आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल में 2 बार आ रहा होता तो मैं आपको बोल देता चलो भाई ठीक है कर लो अपने हिसाब से। साल में एक बार है तो पेपर 2 की तो एटलीस्ट आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। डिफेंस स्टाफ को जो बैच आपका आ रहा है चीता बैच, जो हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप पेपर 1 के लिए भी इनरोल कर सकते हो, आप चाहे तो आप पेपर 2 के लिए भी इनरोल कर सकते हो, और आप चाहे तो पेपर 1 एंड 2 के लिए कंबाइंड भी इनरोल कर सकते हो, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कंबाइंड करो, क्योंकि हम एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो प्रेसी जो है वो फिर आपको लिखना पड़ता है कुछ इस फॉर्मेट में। देन उसके बाद में आप आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। हाँ, प्रेसी के लिए आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम लगेगा, है ना। तो 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे, अब आपके 2 घंटे 15 मिनट जो है वो हो चुके हैं। 45 मिनट्स हमारे पास बचते हैं। 45 मिनट्स में अब हमारा आ जाता है 5th क्वेश्चन, जो कि आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन ये वाला जो कॉम्प्रीहेंशन है ये सीडीएस और एनडीए से टोटली डिफरेंट आ जाता है। ये पैराग्राफ को आप पढ़िए, पूरा पैराग्राफ है, काफी बड़ा है, काफी थॉट प्रोवोकिंग रहता है और काफी बोरिंग भी रहता है। लेकिन भाई यहाँ पर क्या है कि आपको दे रखे हैं 5 क्वेश्चन, ए बी सी डी और ई। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल पैराग्राफ 20 मार्क्स का आ जाता है। पर क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स दिए जाते हैं। 4 मार्क्स बाई पर क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, और उसके बेसिस पे यहाँ एमसीक्यू फॉर्मेट में जवाब नहीं देना पड़ता, यहाँ पर आपको उनके आंसर देने पड़ते हैं कि भाई हाउ डिड द मेटाफिजिकल व्यू ऑफ द न्यू साइंस बिकम ऑफिशियल, व्हाट वाज नेचर रिकंसीव्ड एज, वगैरह वगैरह। पर्टिकुलरली हर आपका जो ऐसा कुछ वर्ड लिमिट इसमें नहीं रहता है, लेकिन आपको स्पेस ओवरऑल पैसेज के लिए दिया जाता है। आप किसी का आंसर छोटा भी लिख सकते हो, किसी का आप सिमिलर पेज में बड़ा भी लिख सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 4 से 5 लाइन के अंदर हर क्वेश्चन के आंसर को आप क्या करेंगे, उसको निपटाने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे, ठीक है। अगर आप एक को भी ले लीजिए, अगर आप एक पर्टिकुलर आंसर को भी ले लीजिए कि भाई 2 से 3 मिनट आपको यहाँ लग रहे हैं, तो फिर टोटल 5 क्वेश्चन निपटाने में आपको 10 से 15 मिनट के बीच में कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा, है ना। अगर 10 से 15 मिनट का टाइम आपका यहाँ लग जा रहा है, तो मतलब अब आपके 2 घंटे 30 मिनट जो है वो कंप्लीट हो चुके, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि भाई प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपको बाहर से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। सीखने की मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन बाहर की नॉलेज की जरूरत नहीं है। बाहर का कंटेंट आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेसी में भी कंटेंट ही अंडरवेयर था। आपको कहीं और बाहर से कुछ भी नहीं लिखना। प्रेसी में आपको कीवर्ड्स का यूज करना पड़ता है। जो भी कीवर्ड्स हमारे दे रखे हैं ना ऑलरेडी, उन कीवर्ड्स का आपको यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मल्टी कल्चरलिज्म लिखा हुआ है, इमिग्रेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, अन अमेरिकन नाम का वर्ड यूज किया गया है। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको एज इट इज लिखनी पड़ती है, लेकिन अपनी तरीके से। आप ऐसा नहीं करते कि आप बस सेंटेंस को कट शूट कर दे रहे, नहीं। इसमें कीवर्ड्स मेंशन होनी चाहिए। जो कोर आइडिया है इस प्रेसी का वो वैसा का वैसा रहना चाहिए, लेकिन आप इसको रिफ्रेश करके अपने वर्ड्स में लिखते हैं, थोड़ा अपने तरीके से लिखते हैं,
जो कि आपका टच इसमें नजर आना चाहिए। सेम चीज कॉम्प्रिहेंशन में भी आती है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन अंदर दे रखी है वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखनी होती है। बाहर की एक्सटर्नल नॉलेज की, कंटेंट की आपको कोई रिक्वायरमेंट यहाँ होती ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज आ जाती है। इन दी एंड हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है। ये सिक्स्थ क्वेश्चन आपका, इसमें आपके अलग अलग सेक्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला जो आपका आ जाता है, रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये इसका पार्ट 1 है। आपको सेंटेंसेस को रीराइट कर, कैसे रीराइट करना है, इसमें अलग अलग टॉपिक्स आ जाते हैं। हर क्वेश्चन को आपका 1 मार्क दे रखा है, 1 मार्क्स का एक आपका इसके अंदर सब डिविजन आ जाता है। जैसे लेट द डोर बी शट, आपको इसको एक्टिव और पैसिव वॉइस से डील करता है। ठीक है, ये आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से डील कर रहा है। उसके बाद ये आपका आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है भाई, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको नीदर और नॉर का यूज करना है कि कंजक्शन और प्रोपोजिशंस वगैरह आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है यहाँ पे। नेगेटिव को आप मीनिंग चेंज करे बिना चेंज कर रहे हैं। प्रोपोजिशन को आप करेक्ट इंसर्ट करना है। दो सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है, यानी कि यहाँ पर आ जाता है भाई हमारा कंजंक्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोपोजिशन आ गया। उसके बाद आपने एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, यानी कि जितने भी हमारे बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स हैं, नाउन से लेके प्रोनाउन से लेके एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब हम डिफेंस स्टाफ वाले चीता जो बैच है उसमें सारा का सारा कवर करते हैं। इसकी भी रेगुलर क्लासेस हमारी चलती है। सेक्शन बी पे हम आ जाते हैं। अच्छा, इसका टाइमिंग की बात कर लें। इसमें मुश्किल से आपको एक एक जो हमारा सेंटेंस आ जाता है उसमें 1 से 2 मिनट ही लगे। आधा घंटा बचा हुआ है, आधे घंटे में ये पूरा सेक्शन आप आराम से निपटा सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 मिनट यानी कि 10 मिनट आप समझ लीजिए कि भाई आपको ये 10 जो है सेंटेंस करने में लग गया। क्वेश्चन बी की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बी में आपको हर वर्ड में, सॉरी हर क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। करना क्या होता है, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखना होता है इन फ्रेजेस को यूज करके। यानी कि ये जो है ये हमारी फ्रेजल वर्ब्स आ जाती है, प्लस इडियम्स और फ्रेजेस वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर आ जाता है। इनकी भी प्रैक्टिस हम करते हैं, ये आप सीडीएस में भी पढ़ते है ना। आपको कुछ इस तरीके से इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने होते हैं कि इनकी मीनिंग जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जा रही। ब्रिंग आउट, गिव अवे, गिव वे, लुक इनटू, गेट अलोंग, ब्रिंग अबाउट, ये सब पर सब जो कंटेंट है ये फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स और फ्रेजेस से आता है। काफी ज्यादा इजी आ जाता है। आप समझ लीजिए कि इसको करने में भी आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट्स लगेंगे। अभी भी आपके पास जो है 10 to 15 मिनट्स जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है, सी वाला हमारा आ जाता है। इसमें हमें करेक्ट करना होता है सेंटेंस को, यानी कि सेंटेंस करेक्शन वाला काम आ जाता है। यहाँ पे कोई अननेसेसरी चेंजेस नहीं करने होते। टोटल 5 मार्क्स के कंपोनेंट है। हर क्वेश्चन को यहाँ पर 1 मार्क दिया हुआ है। ही वर्कड 1.5 आवर्स, मतलब कि ये हमारा स्पॉटिंग एरर का ही एक फॉर्म आ जाता है। लेकिन इसमें हमें एरर को स्पॉट करने के साथ साथ उसमें चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई चेंज नहीं होता है, वैसे तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें अगर आपका दे रखा है तो आपको उसमें चेंज कुछ ना कुछ करने के लिए होगा ही, कि भाई इसमें कुछ ना कुछ चेंज तो हमारा आ ही है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सिलेबस आ जाता है हमारा पेपर 2 का। अब यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना होता है। ठीक है, आप अपने पर्सनल हिसाब से कर सकते हो। मान लीजिए आपको कंफर्ट सबसे पहले ग्रामर में आ रहा है, तो आपने सबसे पहले जो है वो 15 से 20 मिनट देके ग्रामर निपटा ली, है ना। अगर आपको ऐसे में आ रहा है या किसी में भी आ रहा है, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा सबसे पहले ऐसे के साथ डील कीजिए। आखिर 80 मार्क्स की बात है ना, 80 मार्क्स की बात है। वर्स्ट केस में, बेस्ट केस में आपको ऐसे में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी भी ऐसे में आप 15 मार्क्स के आसपास आराम से स्कोर कर सकते हैं। आराम से नहीं, बहुत इंटेंस प्रैक्टिस के बाद में। वर्स्ट केस सिनेरियो आप समझ लीजिए कि आपको 5 से 6 मार्क्स जो है वो मिल जा रहे हैं। अगर आप एक एवरेज के तौर पे हर ऐसे में 10 से 12 मार्क्स काउंट कर रहे हैं, तो फिर इन दी एंड आपको 40 से लेके 45 के मार्क्स के आसपास जो है वो टोटल ऐसे में मिल जा रहा है ना। फिर उसके बाद जो है वो आप आर्ग्यूमेंट्स में चले गए। आर्ग्यूमेंट्स में ही सिमिलर आपने पैटर्न फॉलो किया। फिर आप रिपोर्ट में चले गए, फिर उसके बाद प्रेसी में चले गए आप, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशंस में आ गए, फिर ग्रामर में आ गए। मतलब जो आपका पेपर में पैटर्न दे रखा है ना, आप उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। मैं बोलूंगा पक्का आप उसी के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को जो है वो करते जाइए। ठीक है,
अब इसके बाद में आता है कि भाई हम कंटेंट कहाँ से लें। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरे पेपर में कंपोनेंट्स आ जाते हैं अलग अलग। पहला कंपोनेंट आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के कंपोनेंट से हमें कंटेंट प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि पूरा का पूरा मैक्सिमम जो कंटेंट यहाँ पूछा जा रहा है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही रहता है। इसके लिए बहुत बढ़िया सोर्स है, दैट इज विजन आई। विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, योजना की भी आती है आपकी, योजना के साथ साथ कुरुक्षेत्र नाम की मैगजीन है, उसका भी जो कंटेंट होता है ये बहुत अच्छा होता है। इनके कंटेंट में आपको सोशल इश्यूज भी मिल जाएंगे, एथिक्स से रिलेटेड चीजें भी मिल जाएंगी आपको, इंटरनेशनल वाली चीजें हैं, नेशनल वाली चीजें हैं, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी वाली चीजें हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाली आर्टिकल्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले आर्टिकल्स हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स है। ये सारा का सारा यहाँ से मिल जाएगा। इवन पिछले बैच में मैंने इनके टॉपिक्स पिक करके ही आप लोगों को बताए थे, जिनमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो हमारे हाई भी थे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का पहला सोर्स हमारा ये होता है। पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए तो आपको जो है वो डिफेंस स्टार्ट की वीकली मैगजीन को फॉलो कर लो, वही काफी रहता है। ठीक है, पेपर 2 का पहला कंटेंट का सोर्स हमारा ये हो जाता है कि भाई सारा कंटेंट हमें यहीं से मिल जाता है, इसके अपार्ट आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बहुत ज्यादा कंटेंट यहाँ पे आ जाता है, बहुत सारे टॉपिक्स मैं इसमें से बना बना के आप लोगों को दे दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश ग्रामर के लिए बेसिक से स्टार्ट करना है वो बेटर रहता है। इसके लिए निंदु सिंह की आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की बुक्स ले लीजिए। दोनों की दोनों बुक्स हैं, बाइलिंगुअल है और ऐसे बंदों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको जीरो से स्टार्ट करना होता है इंग्लिश के बारे में। अगर आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पिक करना है, इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की टॉपिक्स को समझना है, तो नीतू सिंह की दोनों बुक्स को उठा लीजिए। हम अपनी क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ यही फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा इसका एडवांस जो आपका बुक आ जाती है वो आ जाती है एसपी बख्शी की। एसपी बख्शी की जो बुक है वो आप ले लीजिए, ये थोड़ी एडवांस वर्जन में आ जाती है। मैं दोनों बुक्स को लेता हूँ, मटेरियल दोनों बुक से आता है। यहाँ से थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, रूल्स को पढ़ते हैं, सबको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्लासेस में लाइव करते हैं, और उसके बाद में एसपी बख्शी से जो है वो मैं बच्चों को असाइनमेंट देता हूँ, और फर्दर फिर इनके ऊपर होते हैं हमारे अटेंडेंस वाले डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये ओवरऑल हमारा पूरा क्या बोलते हैं सिनेरियो हो जाता है पेपर 2 का, कि भाई पेपर 2 का कंटेंट कहाँ से पिक करना है ना, पेपर 2 का फॉर्मेट क्या होता है, पेपर 2 के लिए बुक लिस्ट या फिर आपको जो है वो सोर्सेज वगैरह कहाँ से पढ़ने हैं, पेपर 2 के पैटर्न के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, कितना आपको टाइम वगैरह लगता है उसके बारे में बता दिया। अब इंडिविजुअली हम इन सबको देखें, इंडिविजुअली हम एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेके आएंगे, जिसमें हम ऐसे के ऊपर बात करेंगे कि भाई ऐसे का फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टाइम कितना लगता है, कंटेंट कैसे निकालना है। उसके बाद वही चीज़ हम रिपोर्ट के साथ भी करेंगे, वही चीज़ हम आर्ग्यूमेंट के साथ भी करेंगे, और बाकी सारे टॉपिक्स हैं उनके साथ भी हम करेंगे। और भाई हमारे बैच में तो ये सब होता है ना। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज अ गोल्डन चांस, ये बहुत गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। CAPF AC 2025 का चीता बैच हमने लॉन्च किया है, 7 महीने का बैच है, 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये चलेगा आपका 3 अगस्त तक। ठीक है, 3 अगस्त 2025 तक चलेगा, 7 महीने का पूरा बैच है। इससे पहले वाला जो हमारा बैच था वो 4 महीने का था। ठीक है, वो थोड़ा बाद में लॉन्च किया था, 4 महीने का बैच था, और उस टाइम पे भी एग्जाम हमारा 4 अगस्त को हुआ था, 4 अगस्त 2024 को। तो 4 महीने वाले बैच में भी हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया था उसमें। 7 अगस्त वाले बैच की, सॉरी 7 महीने वाले बैच की बात करें तो 7 महीने बहुत ज्यादा नेसेसरी है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चीजें यहाँ पर कंबाइंड आपकी पढ़ाई जाएंगी। सेपरेट ज्वाइन करना चाहते हैं सेपरेट भी करो, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग दोनों चीजें कंबाइंड हो। पेपर 2 के शेड्यूल के बारे में बात करें तो देखो भाई, इंग्लिश ग्रामर जो है वो हम मंडे को और वेडनेसडे को पढ़ाएंगे, हफ्ते में 2 बार, जो कि आपको रहेगा शाम को 5 बजे से। सब्जेक्टिव राइटिंग कंपोनेंट जो हमारे हैं, एस्टे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, प्रेसरी, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वगैरह, ये सब आपके हफ्ते में 2 बार, ट्यूसडे और थर्सडे। तो ये हफ्ते में 2 बार वाला क्या सीन है, देखो भाई मंडे को आपने पढ़ी क्या, ग्रामर, है ना, रूल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए। ट्यूसडे को आप आए और ट्यूसडे को शाम को 5 बजे जो है वो आपने ऐसे के बारे में समझा, है ना, और मैंने आपको दे दिया होमवर्क कि भाई आपको ऐसे मुझे सबमिट करने हैं। तो वेडनेसडे को आपका लोड थोड़ा सा कम है, और वेडनेसडे को आपने फिर से ग्रामर को पढ़ा है, और थर्सडे तक आपने क्या किया कि आपने अपने ऐसे या फिर जो भी असाइनमेंट है
उसे आपने कर लिया कंप्लीट और मुझे कर दिया सबमिट, या फिर जो भी आपकी टाइम लिमिट है ना। या फिर हो सकता है थर्सडे को हमने प्रेसी के बारे में पढ़ लिया, रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ लिया, और मैंने आपको अगले वीक के लिए दे दिया कि भाई अगले ट्यूसडे को आपका ऐसे जो है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो भाई ये भी आपका 2 टाइम्स अ वीक होगा, यानी कि टोटल पेपर 2 की क्लासेस 4 बार होंगी हमारी एक हफ्ते में, है ना। इसमें बेसिकली आपका खुद का वर्क करने का ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। मतलब कि आप जब तक इसमें खुद से वर्क नहीं करेंगे तब तक इसमें मजा नहीं आएगा। पेपर 1 में तो ज्यादातर क्या रहता है, टीचर पढ़ाता है, बच्चे समझते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे को पेन एंड पेपर उठा के कॉपी बना के बराबर बकायदा लिखना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसका इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। जब तक डिस्कशन नहीं होगा आपके किए हुए काम पे, तब तक आप उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं सकते। आप किसी और के ऐसे के डिस्कशन के बेसिस पे अपना ऐसे नहीं सुधार सकते। हम लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, फॉर्मेट बाय फॉर्मेट इसका डिस्कशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, इंडिविजुअल बंदे की प्रोफाइल पे बात करते हैं, ठीक है, अच्छा खासा डिस्कशन होता है। तो भाई देखो 7 महीने का कमिटमेंट आपको देना ही देना है। अगर आपको CFDFEC का एग्जाम निकालना है तो भाई 7 महीने का कमिटमेंट आपको देना ही पड़ेगा, और 7 महीने का कमिटमेंट जब तक आप नहीं दोगे तब तक ये पेपर आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप अगर काम करते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप बिगिनर हैं तो भाई मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा ही करूंगा। हार्डकोर रिपीटर है तो भी आप इसको सजेस्ट ज्वाइन करिए, क्योंकि क्लासेस हमारी लाइव तो होंगी ही होंगी। हर क्लास को रिकॉर्ड भी किया जाता है और इसको शेयर किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ, इनकेस आपकी क्लास मिस हो जाती है। आप लाइव करिए, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी, आप उसको कितनी बार भी देखिए, बाद में कितनी बार भी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी करिए, इसकी वैलिडिटी आपकी साल भर तक के लिए आपके पास रहती है, जब तक हमारा नेक्स्ट सीडीएस का बैच नेक्स्ट CAPF का बैच स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक के लिए, ठीक है। तो ये आप इसमें करते रहिए, मतलब फीचर्स बहुत ज्यादा है, मैं आपको कितना कितने बताऊं कि भाई आप 8839961158 पर TM कीजिए, है ना। यहाँ पर आप TM कीजिए, अपनी डिटेल्स के साथ अपना नाम बताइए, अपनी सिटी के बारे में बताइए, आप कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, आप कौन सा जॉब कर रहे हैं इसके बारे में बताइए, और आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, पेपर 1 लेना चाहते हैं, पेपर 2 लेना चाहते हैं, या फिर आप कंबाइन लेना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं लिंक्स वगैरह शेयर करूंगा एंड देन आपको बैच में ज्वाइन करूंगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बैच का साइज जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली 25 to 30 ही रहेगा, उससे ज्यादा हम लोग एक्सपीड इसको नहीं करेंगे। जो लोग आपके बैच ज्वाइन होने से पहले पहले ज्वाइन कर लेंगे, दैट विल बी ऑल इन वेल, उसके बाद हम मोस्टली एडमिशन रोक देंगे, ठीक है। तो GK और पेपर 2 जो है वो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस स्टाफ, आई हैव डन MBA फ्रॉम बिट्स पिलानी, बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम टेक महिंद्रा। मैंने CDS 6 बार निकाला है, HCAT 5 बार निकाला है, CDS NDS CFPF के लिए काफी टाइम से मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। एंड सबसे लास्ट में ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ जो कोर्स में एनरोल करने के लिए अवेलेबल है। पेपर 1 के लिए फी रहेगी 4999, सिर्फ पेपर 2 के लिए 5099। ये कंबाइंड आपके 11,000 हो जाते हैं, जबकि अगर आप पेपर 1 और 2 कंबाइंड करना चाहते हैं तो उसकी फीस रहेगी आपकी 10,000, यानी कि 9,999। ये टोटल हमारा 7 महीने का है। इसको 2-4 महीने का मत समझना, ये मत समझना कि भाई फीस बहुत ज्यादा है। 7 महीने का कमिटमेंट आपकी तरफ से है, तो 7 महीने से ज्यादा का कमिटमेंट हमारी तरफ से भी रहेगा, है ना। हमारा कमिटमेंट तो भाई थ्रू आउट रहता है। तो जब हमारा कमिटमेंट इतना रहेगा तो फिर इतनी फीसेस अगर आप बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे तो भाई उनकी फीसेस तो 15,000, 20,000 एंड सो ऑन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्विजेस भी करेंगे, यहाँ पर हमारे मॉक्स भी होंगे, और यहाँ पर हमारे अच्छे खासे QA सेशंस और बाकी बहुत सारी चीजें जो रहती हैं वो आपको एडिशनली मिलती है। इनकी डिटेल्स के लिए मैंने आपको बताया, आप इस नंबर पर DM कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप लोगों से बस मुझे इंगेजमेंट चाहिए कि भाई आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि भाई इस चैनल पे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे हमें ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। प्लस आप लोग इनरोल भी कर सकते हैं बैचेस के लिए, क्योंकि बिलीव मी जितना ज्यादा बच्चे डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ते हैं, उससे डबल ट्रिपल डेडिकेशन के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। कंटेंट हमारा एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, हम लोग अंडररेटेड हैं, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, हम लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा कि हम लोग बिल्कुल पॉपुलर नहीं हुए हैं। लेकिन बिलीव मी जो पढ़ाई का लेवल आपको यहाँ मिलेगा वो शायद ही आपको किसी और जगह पर मिल पाए। बस इतना ही कहना था, इससे ज्यादा नहीं कहना मुझे। आप लोग समझदार हैं, एक एजुकेटेड डिसीजन मेकिंग आप खुद से ले सकते हैं। तो भाई बस इन दी एंड यही कहूंगा, सी यू इन द बैच। जय हिंद टू यू ऑल।